बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये नई चैनल है। इसमें थोड़ी लंबी लंबी कहानी और अच्छी अच्छी कहानी इसमें डलेगी। गांव की, देहातों की, जंगलों की, हाईवे की। तो चलते हैं, ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं। आज की जो ये कहानी है ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना का है। और एक पंडित जी जिनका नाम था प्रद्युमन, उम्र करीब 24 साल, बनारस के पास के गांव के रहने वाले थे। और वो नौकरी करने के लिए गए थे वहाँ पर कोलकाता में, अपने रिश्तेदार के पास में। फिर आगे कहानी चली, शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युमन पंडित है। मैं बनारस के पास का गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी तथा अन्य लोग हमारे जो गांव में रहते हैं, हमारे चाचा वगैरह, सब कोई पंडिताई और तांत्रिक गिरी का काम करता था। हमारे पिताजी भी करते थे और हमें भी सिखाया था। मैं भी उनके साथ जाता था, अलग भी जाता था। लेकिन इस काम में अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया था। इज्जत तो बहुत मिलती थी, लेकिन घर चलाने के लिए हमें पैसों की, अनाज की, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जो बहुत कम मात्रा में मिलती थी। और मैं इस काम से ऊब चुका था। पिताजी का तबीयत अब ख़राब हो चुका था, अब तो जा नहीं पाते थे। तो ले दे के मैं ही बचा था अपने घर में कि अपने घर को, गृहस्थी को संभालूं। लेकिन संभालूं तो कैसे संभालूं? मुझे पंडिताई और तांत्रिक गिरी के अलावा और कुछ नहीं आता था। इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे, ना हम मांगते थे। तंत्र विद्या के लिए हम किसी से एक पैसे नहीं मांगते थे। जो उनकी श्रद्धा होती थी वो हमें दे देते थे दान के रूप में, और हम ले लेते थे। तो उससे अब गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो चुका था। एक मेरे रिश्तेदार थे जो कोलकाता में रहते थे। वो हमारे घर पर आए थे। हमने अपनी पूरी परिस्थिति उनके सामने रखा और बोला कि आप मुझे कोई नौकरी दिलवा दो, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। बड़ी मिन्नतों के बाद वो मान गए थे। और ये साल था 1982 का। और मैं कुछ किराए के पैसे इकट्ठा किया और मैं चल पड़ा कोलकाता। उनके मैं घर पर पहुंचा, जो नाईहट्टी हाईवे के पास में ही था, उसी रोड पर था। और मैं उनके घर में रुक गया और उनसे मैं बार बार बोलता था कि आप मुझे कोई भी नौकरी दिलवा दो। वो बोलते, हाँ हाँ, अभी तो आज ही तो आए हो, एक दिन हुआ है, रुक जाओ, ढूंढ रहा हूँ मैं। लेकिन कई दिन हो चुके थे और मैं नौकरी के लिए तरस रहा था। मेरे घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। पिताजी का भी तबीयत ख़राब था और माँ को भी दवाई की ज़रूरत थी। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी का बातचीत चल रहा था। लेकिन ऐसे हालात में क्यों हम शादी करें? जब अपना हम पेट नहीं पाल सकते तो दूसरों को कैसे हम अपने घर पर लेके आए? मैं बहुत ही लाचार था इस टाइम में। मैं अपने रिश्तेदार को बोल रहा था कि आप कोई भी नौकरी दिलवा दो हमें, कुली, कबाड़ी, कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो बोले, हाँ हाँ, मैं जल्द ही इंतज़ाम कर रहा हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ। एक हफ्ता बीत चुका था। मैं बाहर था। बाहर से जब उनके घर के अंदर आने लगा तो उनकी आपस में झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी का। वो हमारे बारे में पत्नी बुराई कर रही थी, क्यों इसको लेके आए यहाँ पर।
अपने घर में तो हर चीज़ का हम दिक्कत में कर लेंगे, लेकिन दूसरे के सामने में ठीक नहीं है। मैं समझ गया कि ये खुद ही परेशान हैं ये लोग और इनको भी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं इनके आगे कुछ नहीं बोला। अब मैं वहाँ से वापस लौट चुका था रोड की साइड में। मुझे मालूम हो चुका था कि ये नौकरी दिलवा नहीं सकते, ये सिर्फ ही इनकी हवाई बातें हैं और घर में भी इनका कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं सुन चुका था इनका जो मिसेज बोल रही थी कि हमारे घर में तो खाने का नहीं है और ऊपर से एक मेहमान लेके आ गए हो छाती पर बैठाने के लिए। तो मुझे बहुत अलग सा लगा। मैं सोचा क्यों ना खुद ही नौकरी को ढूंढा जाए, और मैं उसी रोड पर भटकता हुआ और पता करते हुए जा रहा था कि कहीं नौकरी मुझे कुछ भी करने को मिल जाए। मैं देखा एक अनाज का गोदाम सा दिख रहा था, ट्रक वरक खड़े थे। मैं सोचा कि चलो ट्रक पर ही काम कर लेंगे, कुछ वजन उठाएंगे, बोरी उठाएंगे, कुछ तो मिलेगा। मैं वहाँ के लोग से पूछा कि भाई सेठ जी कहाँ पर हैं। मुझे ज़्यादा शहर के बारे में मालूम नहीं था, तो उन्होंने एक ऑफिस की तरफ का रास्ता बता दिया। मैं उधर चला गया, देखा एक ऑफिस था और उसमें सफ़ेद कुर्ते धोती में कोई बैठा हुआ था, टोपी लगाए। मैं जाकर नमस्ते किया। नमस्ते बाबूजी, मेरा नाम प्रदुम्न है और मैं यूपी से आया हूँ। मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं पंडित हूँ। वो सेठ बोले क्या कर लेते हो बेटा? यानी कि जी मैं 10वीं पढ़ा हूँ और इसके अकॉर्डिंग सारा काम कर लूँगा, जो भी आप बताएंगे मैं कर लूँगा। तो बोले बैठो बैठो। फिर किसी को आवाज़ दिए, भाई पानी पिलाओ इनको, पंडित जी को। चपरासी शायद था, वो पानी लेकर आया। अब मेरी तरफ बड़ी ध्यान से देखा है कि मेरे कपड़े भी वैसे ही थे, फटे पुराने। पानी लेकर मैं पी लिया। फिर बोले वो सेठ कि पंडित जी चौकीदारी कर लोगे? यानी कि हाँ मालिक, बिल्कुल कर लेंगे हम। बोले कि देखो हमें चौकीदार की एक ज़रूरत है और ऐसा चाहिए जो 24 घंटा हमारे पास में रहे। उसके लिए हम कमरा और सब कुछ खाने पीने का हम सब प्रबंध करा देंगे, आप कर लोगे? यानी कि हाँ जी मालिक, बिल्कुल कर लूँगा मैं। वो सेठ जी खुश हुए। फिर बोले तुम भूत प्रेत से डरते हो क्या? मैं हंस पड़ा। मैं बोला मालिक, मैं भूत प्रेत ही पहले भगाता था गांव में, इसी का मैं उझाईगिरी करता था, लोगों के ऊपर से भूत उतारता था। वो सेठ खिलखिला के हंस पड़े। बोले वाह भाई वाह, फिर तो तुम दिलेर आदमी हो। देखो आज से ही तुम्हें मैं नौकरी पर रखता हूँ, लेकिन किसी के बहकावे में मत आना। यहाँ पर लोग तुम्हें बोलेंगे कि जिस कमरे में रहते हो उसमें भूत है, इस गोदाम में भूत है, तो उनकी बात को तुम विश्वास मत करना और उनके बहकाव में नौकरी छोड़ कर मत जाना। अगर कोई बात हो तो मेरे से आकर के सीधे बात करना। वो सारी चीज़ मेरे को समझाने लगे थे। मैं उनकी बात सब एक एक बात को नोट करते जा रहा था मन में अपना, और हमारी नौकरी तो पक्की हो गई थी उसी दिन से। वो चपरासी के बोले कि जाके इनको रामधारी वाला कमरा दिखा दो। मैंने कि जी रामधारी कौन? बोला आपसे पहले एक चौकीदार था और उसका 3 दिन में ही भाग गया। कोई भी आता है रुक नहीं पाता, कहते हैं कि इसमें भूत है, भूत भगा देता है इनको। बताओ भला भूत कहीं होता है पंडित जी? मैंने बोला हाँ साहब, भूत तो होता है। वो सेठ फिर हंस पड़े, तुमने देखा है? बोले कि हाँ। मैं बोला कि हाँ जी मैं देखा हूँ, महसूस भी करता हूँ और भगाता भी हूँ उनको। फिर सेठ हंस पड़े, बोले फिर तो हमारी खूब जमेगी, हमें ऐसे ही बंदे चाहिए था जो ना डरे,
वैसे मैं बताऊं पंडित जी, कोई भूत वूत नहीं है हमारे फैक्ट्री में, ये गोदाम में, सब अफवाह है। यानी कोई बात नहीं सेठ जी, अगर भूत होगा भी तो हम देख लेंगे। वो सेठ फिर हंस पड़ा, बोला जाओ अपना काम समझ लो। पियून को बताया कि इनको पूरा गोदाम घुमा दो और हर चीज़ बता दो इनको। मैं खुशी के मारे मतवाला हो रहा था कि चलो मेरे को आज नौकरी मिल गई। अब पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे, मुझे जो सैलरी मिलनी थी वो भी सही थी। खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था सेठ की तरफ से ही किए थे, हमें सिर्फ बनाना था, राशन पानी सब्जी सब कुछ सेठ को ही देना था। यानी कि ऐसी नौकरी कहाँ मिलती है। मैं खुशी के मारे उछल रहा था मन में अपना, और पूरी फैक्ट्री उस चपरासी जी के साथ में हम घुमा, उनसे एक एक बात को समझा। और चपरासी बोली दिया कि भैया जी आप अभी भी गांव से आए हैं ना? यानी कि हाँ जी। तो भैया थोड़ा बच कर रहिएगा, इस कमरे में जहाँ पर आपको मिला है ना उसमें भूत रहता है, भूतनी रहती है। तो मैं बोला कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम भूतों के साथ में भी रह लेते हैं। वो मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा था और मैं हंस पड़ा था। आखिरकार सारा घूम घाम करके हम और उस कमरे में आ गए जहाँ हमें रहना था रात को या दिन में भी। और सारा सामान सेठ जी ने मुहैया करवा दिया था, राशन पानी साग सब्जी दूध वगैरह। रात हो चुकी थी और करीब 7 बजे गोदाम बंद हो चुका था। सारे लोग जा चुके थे। जो गोदाम का ताला था उनका मुनीम ने बंद करके चाबी अपने पास लेते गए और सुबह बोले कि हम 8 बजे तक आ जाते हैं, इसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। अब अपना पूरा तरफ देखना, घूमना फिरना, फिर सो जाना। मैं बोला ठीक है जी। खाना वाना बना करके मैं रख लिया था। अब फैक्ट्री का पूरा मैं राउंड ले रहा था। मेन गेट अंदर से बंद कर दिया था और पूरा राउंड ले करके मैं अपने कमरे में आ चुका था। अब मैं सोचा कि खाना अभी क्यों खाऊं, 12 बजे के बाद ही खाऊंगा, अभी तो जागना है, खाना खाते ही नींद पड़ने लगेगी। मैं चाय बना करके अब पी करके थोड़ा आराम करने लगा था। फिर 1 घंटे के बाद में और मैं पूरा फैक्ट्री का राउंड लेने लगा था। उस टाइम करीब जब मैं कमरे की तरफ आ रहा था तो शायद 11 के आसपास बज चुके थे। अब मैं जब कमरे के अंदर घुसा तो देख करके हैरान रह गया कि सारा खाना एकदम बिखरा हुआ है, बर्तन भांडा सब कुछ गिरा हुआ है, जबकि मैं दरवाज़ा खिड़की हर चीज़ बंद करके गया था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर किसने ये सब गिराया है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रहा था कि यहाँ पर कोई है और कौन है उसका हमें पता करना था। और मैं हाथों धो करके, अब तो दिमाग ख़राब हो चुका था, अब मैं अपने मन में मंत्र का याप करने लगा कि पता लगाऊं कि कौन है यहाँ पर। अब मुझे पता लग चुका था कि कौन है। मैं आवाज़ दिया, जो तुम कोई भी हो, मुझे पता है कि तुम लड़की हो और तुम इसी कोने में खड़ी हो और मुझे देख रही हो, और तुम आ जाओ, मेरे सामने ही आ जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन वो लड़की हमें दिखाई तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन महसूस हो रहा था कि आखिर उसी कोने में है। मैं जब 2-3 बार बोला तब आवाज़ आई उस लड़की की, मैं सामने आऊं तो आप मेरे को पकड़ोगे नहीं ना? नहीं कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी तो हम बिल्कुल आराम से बात करेंगे, आप आओ सही। तभी मैं देखा कोने में सफ़ेद कपड़ों में एक सियानी सी लड़की
जो 20-21 साल का उम्र का लग रही थी। काले बाल खुले हुए थे और बहुत सुंदर सी थी। वो नज़र आई मेरे को और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास आकर के रुक गई। मैंने पूछा, आपने ये सब खाना वाना सब कुछ बर्बाद किया है? वो मासूम से सर हिला दिया। नहीं, क्यों? बोली, आपको डराने के लिए कि आप यहाँ से भाग जाओ। नहीं, क्यों भला? वो बोले कि हम यहाँ पर रहते हैं। यानी कि आपका तो ये घर नहीं है ना, ये तो सेठ का प्रॉपर्टी है और सेठ जिसको चाहेगा उसको रहने देगा। वो कुछ नहीं बोली। यानी कि आप यहाँ पर हो क्यों? आप तो कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, खुला आसमान है आपके लिए, पूरा दुनिया आपके लिए। मैं समझाने लगा। अचानक वो रोने लगी। नहीं, क्या हुआ? बोली कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे वो शैतान पकड़ लेगा। नहीं, कौन सा शैतान? बोली, एक है, काला रंग का शैतान है और काफ़ी दिनों तक वो मेरे को पकड़ के अपनी कैद में रखा था। मेरे साथ बुरी हरकत करता था, गलत काम करता था। मैं परेशान हो चुकी थी। अब मैं मरने के सोच रही थी, लेकिन मरूं कैसे? मैं उसे बहुत तंग आ चुकी थी और मैं एक दिन वहाँ से मौका मिलते ही भाग आई थी और तब से इसी घर में मैं छिप के रहती हूँ। मैं समझ गया उसका डर को। डर उसका जायज़ था। नहीं, देखो, आराम से घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कोई तंग नहीं करूँगा और ना तुम्हें भगाऊँगा, बशर्ते कि तुम मेरे साथ में फ्रेंड की तरह रहो। और मैं बाद में देखूँगा कौन सा शैतान है, उसको भी मैं सबक सिखाऊँगा। बोली कि आप ऐसा कर लोगे? नहीं कि हाँ हाँ, बिल्कुल कर लूँगा मैं। लेकिन वही मैं आपको जो बताया है कि मेरा शर्त ध्यान रखना। आप किसी को परेशान मत करना इस फैक्ट्री में, और इस घर में जैसे आपने अभी हरकत की है ना, कभी मत करना। आप रहो, आप मेरे को भी नज़र नहीं आना, ना और किसी को नज़र आना। अगर मैं जब बुलाऊं तब आप नज़र आना, आइंदा मत नज़र आना। आप राजी खुशी रहो, बस डरो नहीं, ना किसी को डराओ। वो मुस्कुरा दिया। बोले, ठीक है, यानी कि अब आप गायब हो जाओ, जब मैं बोलूँगा तब आना, ये तुम्हारा ही घर है, पूरी एरिया तुम्हारा है। वो चली गई थी। मुझे पता है कहाँ होगी, लेकिन इसी कमरे में होगी। मैं अब बर्तन को, सब खाना बिखरा हुआ था, साफ़ सफाई करने लगा और तभी वो प्रकट हो गई दोबारा से। बोली कि मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं मना किया कि नहीं, ये आत्माओं का काम नहीं है, आप गायब ही रहो, वो ही बढ़िया है। मेरे डर से वो फिर गायब हो चुकी थी और मैं अपने काम में लग गया था, साफ़ सफाई करके। और फिर मैं दोबारा खाना बनाने की तैयारी कर लिया था और करीब 1 घंटा और लगा था। और इसके बाद मैं खाना वाना, तभी मैं ध्यान आया उस लड़की का, यानी कि खाना खाओगी? तो हंसने की आवाज़ आई। बोली, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, मेरा तो कोई शरीर ही नहीं है। यानी कि हाँ, ये भी बात सही है। और हम बातें करते रहें और खाना मैं खाता रहा। एक तरह से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे और उसका डर भी गायब हो चुका था। अब यानी कि अब सोया जाए, आप आराम करो। और मैं भी दरी बिछा लिया था और मैं तकिया लगा करके और सो गया। अब मैं भविष्य देख रहा था अपना कि अगर इस सेठ के पास में रहा तो मेरा भविष्य सही सुरक्षित है और सेठ हमें मानता भी है और विश्वास भी करता है और इस घटना के बाद तो ज़रूर वो करेगा। और मैं ऐसे ही सो गया था नींद में। अब इतना थका हुआ था कि सुबह ही मेरी नींद खुली। नींद खुली तो मैंने
आवाज़ लगाई, लेकिन वो नज़र नहीं आई, ना उसका आवाज़ ही आया। मैं समझ गया कहीं बाहर गई होगी। खैर छोड़ो। अब मैं अपना तैयार होकर के नहा धो कर के पूजा पाठ में लग गया था। आधा घंटा मैं पूजा पाठ करना था, मैं करता ही था। और इसके बाद मैं अपना ड्यूटी पर हाजिर था। ट्रकों का लाइन लग चुका था अनाज के बोरियां उठाने के लिए, और मैं गेट पर आ गया था। तभी सेठ जी की गाड़ी आई। मैं नमस्ते किया, वो मुझे देख करके खुश हुए। बोला, आओ प्रद्युमन, ऑफिस में आओ एक बार। मैं दौड़ता हुआ कार के पीछे पीछे चल पड़ा था। वहाँ पहुँचा तो सेठ जी तो उतर चुके थे और ऑफिस में अपना बैठ चुके थे। मैं फिर दोबारा नमस्ते करके, सर जी अंदर आ जाओ। बोले, हाँ हाँ आ जाओ प्रद्युमन। कहो कैसी रही रात, ठीक ठाक रही? मैंने सारा हाल उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे वो लड़की है, आत्मा है और डरी हुई है, और किसी शैतान के कब्जे में थी काफ़ी दिन तक, और इसलिए वो भय खा रही है, और उस कमरे में किसी को रुकने नहीं देती है और बाहर में भी डराती है। लेकिन मेरी अब उससे दोस्ती हो चुकी है, बता चुका हूँ कि अब किसी को परेशान नहीं करना, तो मान गई है। सेठ जी थोड़ा आश्चर्य में थे। बोले, तुमने ऐसा कर लिया था? यानी कि जी। सेठ जी खुश हुए, शाबाश, चलो अब अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, तुम बता रहे थे ना कि पैसे की तुम्हें घर भेजना है, ज़रूरत है। यानी कि जी जी सेठ जी, कुछ एडवांस मिल जाए। वो कुछ रुपए निकाल कर दिए। अब बोले, 10 बजे बगल में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाकर मनी ऑर्डर कराना अपने पिताजी के नाम पर, क्योंकि उनको पैसे की भी ज़रूरत होगी। यानी कि जी जी, दवा दारू के लिए तो चाहिए पैसे। सेठ जी बहुत ही बढ़िया इंसान थे, और उन्होंने मेरी ऐसी वक्त पर मदद किया था जबकि मुझे बहुत पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी मैं यहीं समाप्त करूँगा, और इसका अगला भाग अगले दिन। और दोस्तों, मेरी आपसे यही अनुरोध रहेगी कि मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा से अच्छा कहानी और लंबी कहानी आपको मैं दे पाऊँ। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।